CS पटेल, बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो बच्चों, कक्षा 9 में आज हम पढ़ेंगे राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इतिहास और राजनीति शास्त्र कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक। तो बच्चों, आज का पाठ है 6वां पाठ, अंतर्राष्ट्रीय समस्या भाग 1 यानी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स पार्ट 1 की बात करेंगे। तो बच्चों, मैं CS पटेल, वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। यस बच्चों, आज का पाठ है 6वां पाठ, अंतर्राष्ट्रीय समस्या भाग 1। तो बच्चों, इस अध्याय में हम कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन करने वाले हैं। यस बच्चों, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं हमारी पृथ्वी। देखिए बच्चों, किस तरह से पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। तो आइए बच्चों, हम विश्व की बात कर रहे हैं, संसार की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। तो बच्चों, पिछले अध्याय तक हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रभुत्व संपन्न राज्य, भारत की विदेश नीति तथा भारत की सुरक्षा व्यवस्था का अध्ययन हमने कर लिया है। बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों का अध्ययन किया। बच्चों, इस अध्याय में हम कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन करने वाले हैं। ये बच्चों, हम बात करेंगे इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स की, जो समस्याएं हैं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं की बात करेंगे। तो बच्चों, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो केवल एक ही देश की नहीं होती। अर्थात अगर हम बच्चों बात कर रहे हैं, जब समस्या की बात कर रहे हैं, तो एक देश की न होकर के पूरे विश्व की समस्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय समस्या होती है। तो उसको ही विस्तार से देखने वाले हैं। और बच्चों, उसके परिणाम अनेक देशों पर तथा कुछ दिनों बाद पूरे विश्व पर होते हैं। तो बच्चों, समस्या धीरे धीरे किस तरह से बढ़ती जाती है, ये हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो बच्चों, विश्व को त्रस्त करने वाली इन समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय समस्या कहते हैं। ये बच्चों, ऐसी समस्याओं की बात करें जो वर्ल्ड वाइड यानी पूरी दुनिया में इस तरह की समस्याएं हैं। तो बच्चों, आज उसके बारे में हम विस्तार से देखने वाले हैं। यस, तो हम बात करने वाले हैं विश्व की समस्याओं की, अंतर्राष्ट्रीय समस्या की बात करेंगे। यस बच्चों, जिसे ग्लोबल प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। यस बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय समस्या, पूरे दुनिया की समस्या। आइए बच्चों, अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिए सभी राष्ट्रों द्वारा एकत्रित प्रयास करने की आवश्यकता होती है। यस बच्चों, जब इस तरह की समस्याएं हैं, यानी किसी पर्टिकुलर किसी देश से संबंधित नहीं, बल्कि विश्व के तमाम देशों के, या यूँ कहें कि पूरी पृथ्वी को या विश्व के सभी देशों को इन समस्याओं से सामना करना पड़ रहा है, तो इसके लिए जरूरत क्या है बच्चों? जरूरत है सभी राष्ट्रों द्वारा एकत्रित प्रयत्न करने की आवश्यकता है। तो बच्चों, इस अध्याय में हम मानवाधिकार, पर्यावरण और आतंकवाद, इससे संबंधित जो समस्याएं हैं, इसका अध्ययन करने वाले हैं। यस बच्चों, तो स्क्रीन पर जैसे बच्चों अगर आप देखें, मानवाधिकार की जो समस्या है, इन समस्याओं के संदर्भ में देखेंगे। यस, पर्यावरण तथा आतंकवाद से संबंधित भी समस्याओं को हम देखने वाले हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हम मानवाधिकार की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में मानवाधिकार अवधारणा का उदय, इसकी बात करने वाले हैं, तथा हम मानवाधिकार और भारत की बात इस बच्चों यहाँ पे करने वाले हैं, तथा पर्यावरण की भी बात करेंगे। यस बच्चों, आज के इस पाठ में तो शरणार्थियों की समस्या भी बच्चों अब अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ले रही है। इस पाठ में हम उसका विचार करेंगे। तो बच्चों, इस पाठ को हम लोग 3 भागों में देखने वाले हैं। भाग 1 में बच्चों हमने अभी कहा कि जो आज इस भाग 1 में हम सीखने वाले हैं, मानवाधिकार की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में मानवाधिकार अवधारणा का उदय, इसकी बात करेंगे, तथा मानवाधिकार और भारत की बात करेंगे, और पर्यावरण से संबंधित बात करेंगे पार्ट 1 में। ठीक है बच्चों, तो पार्ट 2 और 3 हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम पार्ट 1 इसी क्रम में आगे बढ़ लेते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, मानवाधिकार की बात करेंगे। तो यस बच्चों, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स की,
यानी हम मानवाधिकार की बात कर रहे हैं। यस बच्चों, तो बात होती है जब मानवाधिकार की, तो मानवाधिकार की अवधारणा का उदय प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा में दिखाई देता है। तो बच्चों यस, अगर हम बात करें मनुष्य, यस मनुष्य, अगर बच्चों मनुष्य ने जन्म ले लिया मानव के रूप में, यानी मनुष्य का जन्म जैसे ही होता है तैसे ही यस मानवाधिकारों की अवधारणा का उदय प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा में दिखाई देता है। यानी बच्चों हम बात करें प्राकृतिक अधिकार से तात्पर्य यह है कि मनुष्य के रूप में जन्म लेने पर जो अधिकार प्राप्त होते हैं उन अधिकारों की बात कही जा रही है। राइट, तो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यस हम प्राकृतिक अधिकारों की बात कर रहे हैं। यस यानी मानव के प्राकृतिक अधिकारों की जो अवधारणा की बात कही जा रही है। यस जैसे ही मनुष्य जन्म लेता है तो यस बच्चों जो उसे प्राकृतिक अधिकार मिलने चाहिए, यस उनकी बात कही जा रही है। अतः मानवाधिकार से तात्पर्य मनुष्य के रूप में तथा समाज के एक घटक के रूप में जीने के लिए आवश्यक अधिकार। तो देखा बच्चों आपने, यानी जब हम बात करते हैं मानवाधिकार की बात करते हैं मनुष्य के रूप में, और बच्चों मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज के एक घटक के रूप में जीने के लिए आवश्यक अधिकार की बात होती है। तो सबसे पहले मनुष्य के लिए यस बच्चों किन अधिकारों की बात होती है? जीने के लिए। और इसीलिए बच्चों प्राकृतिक अधिकारों की जो बात कही जा रही है तो उसके यस बच्चों उसके अगर हम मूल में कहें तो यस मनुष्य के जो प्रत्येक मनुष्य के जीने के जो आवश्यक अधिकार हैं उनकी बात यहाँ पे समझी जा सकती है। राइट, तो बच्चों ध्यान रखना है इसके, हम मानवाधिकार को और आगे देखने वाले हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले हैं। बच्चों अमेरिका तथा फ्रांस की राज्य क्रांति के समय स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय जैसे मानवाधिकारों का समर्थन किया गया था। तो बच्चों अगर हम बात करें अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें या बच्चों हम फ्रांस की बात करें तो आप एरो के द्वारा देख सकते हैं विश्व में। यस, तो अमेरिका तथा फ्रांस की राज्य क्रांति के समय स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय जैसे मानवाधिकारों का समर्थन किया गया था। राइट, ध्यान रखिए यस बच्चों जो अमेरिका तथा फ्रांस में जो राज्य क्रांति हुई थी उसमें स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय जैसे मानवाधिकारों का समर्थन किया गया था। इन अधिकारों की आपूर्ति करने के लिए लोकतांत्रिक शासन का होना आवश्यक है, इस विचार को बल मिला। राइट, तो बच्चों यस इन जो अधिकारों की हमने बात की, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, यस न्याय की जो बात की, इन अधिकारों की आपूर्ति करने के लिए लोकतांत्रिक शासन का होना आवश्यक है, इस तरह की विचारधारणा को बल मिला। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। हम बच्चों देख रहे हैं ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकार की बात कर रहे हैं। उसके बाद के समय में यूरोप में अनेक राष्ट्रों ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और संविधान को स्वीकार किया। यस बच्चों हम बात कर रहे हैं, जिस यूरोप में अनेक राष्ट्रों ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और संविधान को स्वीकार किया। इससे शासन के अधिकार सीमित हो गए। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मानी गई। राइट, तो देखा बच्चों आपने यहां पर शासन के अधिकार सीमित हो गए। किसके कारण बच्चों? यस, जब अनेक राष्ट्रों ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और संविधान को स्वीकार किया गया तो इससे क्या हुआ? इससे शासन के अधिकार सीमित हुए तथा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मानी गई। राइट, तो ध्यान रखना है महत्वपूर्ण बिंदुओं को। इस बच्चों आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। तो बच्चों हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में मानवाधिकार अवधारणा का उदय यानी राइज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करेंगे। इस बच्चों अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में मानवाधिकार अवधारणा के उदय की बात करें, यस तो आप देख सकते हैं बच्चों संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हो जाने पर मानवाधिकारों का वैश्विक घोषणा पत्र तैयार किया गया। राइट बच्चों, तो हम अगर बात करें यूनाइटेड नेशंस की तो बच्चों आप देख पा रहे हैं ये संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्यालय को आप देख पा रहे हैं। और बच्चों इसके लिए 10 दिसंबर 1948 को इस संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में यह घोषणा पत्र बहुमत से पारित किया गया। किस घोषणा पत्र की बात हो रही है बच्चों? यस, वैश्विक घोषणा पत्र की बात हो रही है। किससे? जो मानवाधिकारों का वैश्विक घोषणा पत्र था बच्चों, ये 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में
यस, इसे बहुमत से पारित किया गया। राइट, ध्यान रखना है बच्चों, परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। यस बच्चों, संयुक्त राष्ट्र की आम सभा की बात करें तो राइट, तो यहां पर होती है संयुक्त राष्ट्र की आम सभा। इसके बाद वर्ष 1966 में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय समझौता तथा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों का समझौता, इन दो समझौतों को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने मान्यता दी। राइट, तो बच्चों संयुक्त राष्ट्र की जो आम सभा ने मान्यता दी 1966 में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय समझौता तथा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का समझौता। बच्चों इसकी सख्त जरूरत महसूस की गई और इसीलिए इन दो समझौतों को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने मान्यता दी। राइट, तो ध्यान रखना है बच्चों 1966। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों हम देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में मानवाधिकार अवधारणा का उदय, राइज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर रहे हैं। तो बच्चों ये दोनों समझौते अंतर्राष्ट्रीय कानून के भाग हैं। इन समझौतों का पालन करना, यस, अगर हम कहें कि इन समझौतों का पालन करना अनिवार्य है। राइट, तो इस तरह से बच्चों हम समझौतों की जो बात कर रहे हैं कि किस तरीके से यस, तो ये समझौते जो है वो अनिवार्य रूप से इनको पालन करने हैं। सदस्य राष्ट्रों शीत युद्ध के काल में मानवाधिकार का प्रश्न अनेक बार संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में प्रस्तुत किया गया। यस बच्चों, मानवाधिकार की हम बात करें, मानवाधिकार का प्रश्न अनेक बार यस किस तरह से उसे प्रस्तुत किया, हम देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में मानवाधिकार अवधारणा का उदय। बच्चों अफ्रीका का वर्ण द्वेष, यस बच्चों ये वर्ण द्वेष अर्थात रंगभेद की हम अगर बात करें बच्चों, यस तो मानवाधिकार विरोधी है और बच्चों इसीलिए वर्ण द्वेषी शासनों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। उपनिवेशों को स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक व्यवस्था का आग्रह, ये उसी के कुछ उदाहरण कहे जा सकते हैं। राइट, तो बच्चों जिस तरह से अगर हम बात करें किस तरीके से आपने देखा कि अफ्रीका का जो वर्ण द्वेष था, जो कि मानवाधिकार विरोधी था, इसीलिए वर्ण द्वेषी शासनों का बहिष्कार करने का निर्णय किया गया। और बच्चों जो उपनिवेशों की बात करें कि उपनिवेश को स्वतंत्र किया जाए, तो उपनिवेशों की स्वतंत्रता की बात हुई और लोकतांत्रिक व्यवस्था का आग्रह, ये उसी के कुछ उदाहरण कहे जा सकते हैं। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे देखेंगे। हम अध्ययन कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में मानवाधिकार अवधारणा का उदय। इस बच्चों अगर इसी संदर्भ में देखें तो आधुनिक काल में वंशवाद, सीमावाद, आतंकवाद जैसी समस्याओं के कारण मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। इस बच्चों तो आपने देखा कि किस तरह से वंशवाद, सीमावाद या आतंकवाद जैसी समस्याओं के कारण मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का किस तरह से वायलेशन हो रहा है, इसको हम देखते हैं। साथ ही साथ अनेक वैश्विक प्रश्न जैसे संक्रामक रोग की बात करें, पर्यावरण के लिए खतरा, ये बच्चों तो पर्यावरण जो है किस तरह से प्रदूषित हो रहा है बड़े पैमाने पर, ये भी आप समझ सकते हैं। और प्राकृतिक आपदाओं की बात करें बच्चों, जो हम अगर कहें कि जो प्राकृतिक आपदाएं आती है, जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, यानी जो प्राकृतिक आपदाएं आती है, जैसे बच्चों कभी बाढ़ आती है भयंकर, कभी भूकंप आते हैं, राइट, कहीं पर कभी ज्वालामुखी फूट रहा है, इस तरह की जो प्राकृतिक आपत्तियां आती हैं जो जिसे प्राकृतिक आपदा कहा जाता है, यस, तो जिसे नेचुरल कैलेमिटीज भी कहते हैं। तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं निश्चित रूप से बच्चों यस इन आपदाओं के कारण मानवाधिकारों की अवधारणा भी अब अधिक व्यापक हो गई है। यस, तो पर्यावरण संरक्षण, शाश्वत विकास का भी समावेश मानवाधिकारों में किया जाता है। यस, तो पर्यावरण संरक्षण, शाश्वत विकास का भी समावेश मानवाधिकारों में किया जाता है, इसे हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों यस, क्या आप जानते हैं, डू यू नो, मानवाधिकार के घोषणा पत्र में कुल 30 धाराएं हैं, राइट बच्चों, और इस घोषणा पत्र में नागरिक स्वतंत्रता संबंधी धाराएं हैं। जिस बच्चों उसी प्रकार रोजगार का अवसर,
समान काम के लिए समान वेतन जैसे आर्थिक अधिकारों का भी प्रावधान है। राइट, तो ध्यान रखना है बच्चों, हम बात कर रहे हैं यस मानवाधिकार के घोषणा पत्र के में कुल 30 धाराओं की हम बात करें। यस बच्चों, हम बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। यस बच्चों, अगर हम इस संदर्भ में देखें तो क्या आप जानते हैं सभी सदस्य राष्ट्र अपने नागरिकों को मानवाधिकार दें, ये अपेक्षा की जाती है। मानवाधिकार के घोषणा पत्र की तरह ही बालकों के अधिकारों का घोषणा पत्र 20 नवंबर 1959 को प्रसारित किया गया। यस बच्चों, अगर हम बात करें बालकों की बात करें, बच्चों की बात करें, यस बच्चों, तो इसी तरह से बच्चों के अधिकारों यानी बालकों के अधिकारों का घोषणा पत्र ये 20 नवंबर 1959, यस बच्चों 20 नवंबर 1959, यस बच्चों, तो ध्यान रखना है बालकों के अधिकारों का घोषणा पत्र 20 नवंबर 1959 को प्रसारित किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। तो बच्चों, मानवाधिकार और भारत की हम बात करेंगे। यस बच्चों, आप अगर हम बात करें भारतीय संविधान में, यस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान में मानवाधिकारों को मौलिक अधिकारों का स्थान दिया गया है। राइट, तो ध्यान रखना है बच्चों, जब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की, तो यस भारतीय संविधान में मानवाधिकारों को मौलिक अधिकार यानी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार है बच्चों, यस मौलिक अधिकारों का स्थान दिया गया है। संविधान के मौलिक अधिकारों के साथ ही कमजोर वर्ग, महिला, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का दायित्व सरकार पर सौंपा गया है। वर्ष 1993 में यानी 1993 में मानवाधिकार सुरक्षा कानून बनाया गया है। यस बच्चों, तो आप देख सकते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यस बच्चों नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राइट, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो इस तरह से वर्ष 1993 में मानवाधिकार सुरक्षा कानून बनाया गया। आइए बच्चों, इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। ये हम बात करेंगे मानवाधिकार और भारत यानी ह्यूमन राइट्स एंड इंडिया की बात कर रहे हैं। यस बच्चों, इस कानून के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राज्य मानवाधिकार आयोग स्थापित किए गए हैं। राइट बच्चों, ध्यान रखना है, अगर हम राष्ट्र स्तर की बात करें यस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसके साथ ही राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग स्थापित किए गए हैं। मानवाधिकार का हनन होने पर उससे संबंधित शिकायत पर ध्यान देना तथा उस संबंध में उचित कार्रवाई करना मानवाधिकार आयोग का दायित्व है। राइट बच्चों, तो ये ध्यान रखना है कि जो मानवाधिकार है, ह्यूमन राइट्स हैं, यस उनका अगर हनन होता है यानी वो किसी का अगर मानवाधिकार छीना जाता है यानी उससे वंचित किया जाता है, तो ऐसे में यस मानवाधिकार का कर्तव्य है, जो मानवाधिकार बनाए गए हैं, राइट, उनकी जिम्मेदारी बनती है, यस उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस संदर्भ में यस जो मानवाधिकार आयोग है वो उसे देखे और अगर इस तरह की कोई शिकायत हो यस यानी मानवाधिकार का अगर हनन हो रहा है तो बच्चों इसके संदर्भ में मानवाधिकार आयोग का दायित्व है उसे अपना दायित्व पूरा करना है। आइए बच्चों, इस क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। इस बच्चों हम इसी संदर्भ में पर्यावरण की बात करेंगे। तो बच्चों एनवायरनमेंट की बात करेंगे। पर्यावरण जो कि हम सब के लिए जरूरी है, वर्तमान काल में मानवाधिकार की अवधारणा अधिक व्यापक हो गई है तथा ऐसा माना जाता है कि सुरक्षित पर्यावरण एक महत्वपूर्ण मानवाधिकार है। यस बच्चों, तो पर्यावरण सुरक्षित होना जरूरी है, तो सुरक्षित पर्यावरण भी एक महत्वपूर्ण मानवाधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1970 में पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूकता और आवश्यकता प्रस्तुत हुई। राइट, तो ध्यान रखना बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1970 में पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूकता और आवश्यकता प्रस्तुत की। यस, तो इसे सबको ध्यान देना है बच्चों। बढ़ता औद्योगिकरण और ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता के कारण पर्यावरण के लिए खतरा निर्माण हो रहा है, ऐसा पर्यावरण विशेषज्ञों का मत था। इस बच्चों बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण की इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो है बड़ी समस्या हुई बच्चों। अगर हम बात करें क्लोरोफ्लोरो
का जो प्रोडक्शन की बात करें या बच्चों उसका जो यूज की बात करें, खास करके जो विकसित देश हैं उन्होंने इसका बहुत उपयोग किया, जिसे बच्चों CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। इसका उपयोग विश्व के विकसित देशों ने बहुत किया, जिसमें अगर बात करें तो बच्चों इसका इस्तेमाल जो जैसे रेफ्रिजरेटर हुआ या AC हुआ, जिस बड़े पैमाने पर इनका किया जाता है, जो कि बच्चों विश्व की जो अगर एक आरक्षित जो लेयर होती है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली ये क्लोरीन गैस जो CFC की हम बात करते हैं बच्चों, तो उसके कारण भी बहुत ही प्रभावित हो रहा है। इस हम पर्यावरण की दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो हम बात कर रहे हैं, यानी जो बढ़ता तीव्र गति से औद्योगिकीकरण है तथा ऊर्जा की बढ़ती जो आवश्यकता है, इसके कारण पर्यावरण के लिए खतरा निर्माण हो रहा है, ऐसा पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है। उन कार्यकर्ताओं ने 22 अप्रैल 1970 को प्रथम वसुंधरा दिवस मनाया। तो बच्चों आपको याद भी होगा इस बच्चों वसुंधरा दिवस की अगर हम बात करें तो अभी इस बच्चों कुछ ही दिनों पहले आपने वसुंधरा के लिए प्रतिज्ञा भी की होगी, राइट। तो इस तरह से बच्चों हम अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि हमारी पृथ्वी को किस तरह से बिल्कुल सही रखना है, ठीक ठाक रखना है, इसके लिए पूरे विश्व अर्थात सबकी जिम्मेदारी बनती है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। हम बच्चों बात कर रहे हैं पर्यावरण की। पर्यावरण सुरक्षित रहना चाहिए। तो जिस रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, औद्योगिकरण की बात कर रहे थे, तो उसका असर यहाँ पर आप देख सकते हैं। खेतों में बड़ी मात्रा में उपयोग में लाई जाने वाली जो रासायनिक खादें हैं बच्चों, ये बच्चों जो फर्टिलाइजर्स का उपयोग खेतों में बड़े पैमाने पर होता है, वह बहुत ही खतरनाक है। उससे उत्पादन तो जरूर बढ़ता है, लेकिन लंबे समय तक वो बहुत ही खतरनाक होता है। और उतना ही नहीं बच्चों, जो कीटनाशक औषधियाँ इस्तेमाल की जाती है, वाहनों के कारण उत्पन्न होने वाला प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण बड़े पैमाने पर होता है। इसके साथ जहाँ से अगर देख सकते हैं बच्चों, जो ये चिमनियाँ जो धुआं निकाल रही हैं, राइट बच्चों, गाड़ियों का जो धुआं है, कितने बड़े पैमाने पर प्रदूषण होता है आप समझ सकते हैं। चाहे ये बच्चों वायु प्रदूषण की बात करें, ध्वनि प्रदूषण की बात करें, जल प्रदूषण की बात करें, यानी प्रदूषण बड़े पैमाने पर फैल रहा है। और इसके साथ साथ अगर परमाणु ऊर्जा की बात करें तो परमाणु ऊर्जा भट्टियों से होने वाला जो किरणोत्सर्ग है बहुत ही खतरनाक होता है। तेल रिसाव बड़े पैमाने पर होता है। तेल बच्चों समुद्र में जब कभी कभी आपने सुना कि तेल बड़े पैमाने पर लीकेज हो जाता है, तो उसके कारण भी बहुत बड़ी खतरनाक स्थिति पैदा हो जाती है कभी कभी। तो इस रिसाव की बात करें या रासायनिक गैसों का रिसाव कभी होता है, तो इसके कारण पर्यावरण असुरक्षित बनता है और इससे विविध प्रकार की समस्याएं होती हैं। न केवल मानव जीवन बल्कि पशु पक्षी, उनके लिए भी खतरनाक स्थिति बनती है और पृथ्वी पर इस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ता चला जा रहा है। तो इस सब को नियंत्रित करने की सबकी जिम्मेदारी, एक वैश्विक जो ग्लोबलाइजेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी पूरे वैश्विक जिम्मेदारी की बात कही जा रही है। तो इस अनुभूति से पर्यावरण सुरक्षा का प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आने लगा है। इसे हमें ध्यान रखना है। आए बच्चे, इसी क्रम में हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं। बच्चों, तो पर्यावरण की रक्षा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर हम बात कर रहे हैं। तो वर्ष 1990 के बाद वैश्वीकरण की बाढ़ आने पर राष्ट्रों का परस्परावलंबन बढ़ गया और उस कारण पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए राष्ट्रों को आपसी सहयोग की आवश्यकता निर्माण हुई। बच्चों, 1990 के बाद का जो दशक है वो ग्लोबलाइजेशन के लिए, वैश्वीकरण के लिए माना जाता है। और बच्चों खास करके उसके बाद जब पूरी दुनिया ग्लोबलाइज हुई बच्चों, 1990 के बाद पूरी यूँ कहें कि पूरे विश्व में जो तेजी से चाहे हम बच्चों जिस कम्युनिकेशन की बात करें, बड़े पैमाने पर जो है कि जिस तकनीकी या जो टेक्निकल या तकनीकी ज्ञान, बच्चों इसके साथ साथ टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, वो पूरी दुनिया में बढ़ा। इसके कारण जो है पूरी दुनिया ग्लोबलाइज हो गई। तो इसीलिए जो वैश्वीकरण की बाढ़ आने पर जो राष्ट्रों का परस्परावलंबन यानी एक दूसरे पर जो अवलंबन की अगर बात करें, वो बढ़ गया और उसके कारण पर्यावरण की समस्या का हल करने के लिए राष्ट्रों को आपसी सहयोग की आवश्यकता निर्माण हुई। वातावरण प्रदूषित होने अथवा तेल या गैस का रिसाव होने के कारण पर्यावरण के लिए निर्माण होने वाला खतरा एक राष्ट्र तक सीमित नहीं रहता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। और उसके परिणाम भी दीर्घकालीन होते हैं।
अतः इन समस्याओं के निवारण हेतु उपाय योजना करने के लिए राष्ट्रों को एकत्रित होकर सहमति और सहयोग से कार्य करना आवश्यक जान पड़ता है। तो बच्चों, पर्यावरण को सुरक्षित रखना सबकी जिम्मेदारी है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर जब बात करते हैं बच्चों, तो ये हम सभी की जिम्मेदारी है। पौधे लगाएं और पौधे लगाकर उनका संरक्षण करें और उसे बड़ा करने में सहयोग करें, जिससे हम अपनी पृथ्वी को सुरक्षित रखने में आगे बढ़ सकें। तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं पर्यावरण की, बात कर रहे हैं इस एनवायरनमेंट की बात करें। वनस्पति और प्राणियों की प्रजातियां नष्ट होना, मृदा की उर्वरा शक्ति कम होना। तो बच्चों देखिए किस तरह से मृदा की अगर उर्वरा शक्ति कम होगी तो उससे जो उत्पादन, फसलों का जो उत्पादन है वो कम होगा। और बच्चों अगर खाद्यान्न की समस्या हुई तो फिर और बड़ी समस्या हो जाएगी। इसके साथ साथ पानी की किल्लत, वर्षा की मात्रा ये कम या अधिक होना, कभी आप देखते हैं बाढ़ आ जाती है तो कभी देखते हैं बड़े पैमाने पर सूखा पड़ जाता है। तापमान बढ़ता, पूरे विश्व का तापमान, धरती का तापमान जिस तरह बढ़ रहा है, ये बिल्कुल एक समस्या कह सकते हैं, एक बड़ी समस्या बनता चला जा रहा है। नदियां, तालाब सूखना, नदियों और समुद्र का प्रदूषण, नए रोगों की निर्मित। बच्चों अभी आपने देखा कि जिस तरह से रोग अगर बात करें, ये नए नए रोग जो है वो फैलते चले जा रहे हैं। एसिड वर्षा, बच्चों खतरनाक स्थिति होती है ऐसे में जब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण जब होता है बच्चों, तो जो खतरनाक जो विषैली गैसें होती हैं, इस बच्चों उनके कारण जो है उसका जो एसिड होता है उसके कारण एसिड वर्षा बच्चों कितनी खतरनाक स्थिति बनती है। इसके साथ साथ ओजोन की जो परत है बच्चों, ये जो उसकी चर्चा हमने शुरू में थोड़ी सी की थी, ओजोन लेयर जिसे O3 कहते हैं, वो किस तरह से बच्चों अगर वो ओजोन लेयर क्षतिग्रस्त हुई तो बच्चों उससे क्या होगा, सूर्य की जो अल्ट्रा वायलेट रेजेज हैं, किरणें हैं, वो सीधी हम तक आएंगी और बच्चों तरह तरह के तब जो है कि स्किन रोग या ढेर सारी बीमारियां फिर फैलने लगेगी। और बच्चों इसके साथ साथ जब अगर तापमान बढ़ता जा रहा है जो पृथ्वी का, उसके कारण अगर ग्लेशियर पिघलेंगे और बच्चों ग्लेशियर जब पिघलेंगे तो समुद्र का जो जल का सतह है वो बढ़ेगा और तरह तरह की जो समस्याएं उत्पन्न होती है। कभी किसी क्षेत्र विशेष में बाढ़ आती है तो कभी ग्लेशियर, कभी आप देखते हैं कि ये हिमनद जो है बड़े पैमाने पर तबाही मचाते हैं, तो ढेर सारी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। इसके लिए सबको सजग रहने की जरूरत है। तो बच्चों हम एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण की बात कर रहे हैं। जिस बच्चों इनमें से कुछ परिणाम विशिष्ट राष्ट्र तक सीमित होते हुए भी उनके दीर्घकालीन परिणामों के कारण उन प्रश्नों को वैश्विक स्वरूप प्राप्त हुआ है। तो कुछ प्रश्न मूल में ही वैश्विक स्वरूप के होते हैं, राइट। तो ये पूरे विश्व की जिम्मेदारी बनती है, विश्व के सभी देशों को इसके लिए चिंतित होना जरूरी है और इसके लिए उपाय योजना, ठोस उपाय योजना करके जिस बच्चों पर्यावरण को सुरक्षित रखना सबकी जिम्मेदारी है। तो चलिए बच्चों आज हम यहीं तक पार्ट 1 में देखेंगे। तो बच्चों आज हमने जो अध्ययन किया, इस बच्चों हमने अध्ययन किया मानवाधिकार के संदर्भ में देखा और अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में मानवाधिकार अवधारणा का उदय, इसकी चर्चा किया। मानवाधिकार और भारत के परिप्रेक्ष्य में हमने देखा तथा पर्यावरण की विस्तृत रूप से हमने चर्चा की। तो बच्चों हम उम्मीद किए हैं पार्ट 1 में यहाँ तक आप समझ लिए होंगे। आइए बच्चों हम अभ्यास कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों पहला कथन है, प्राकृतिक अधिकार से तात्पर्य है मनुष्य के रूप में जन्म लेने पर जो अधिकार प्राप्त होते हैं वे अधिकार। क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए। तो मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। प्राकृतिक अधिकार से तात्पर्य है मनुष्य के रूप में जन्म लेने पर जो अधिकार प्राप्त होते हैं वे अधिकार। आइए आगे देखेंगे बच्चों। दूसरा देखिए कथन, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हो जाने पर मानवाधिकारों का वैश्विक घोषणा पत्र तैयार किया गया। तो क्या यह कथन सत्य है? बच्चों आपको याद होगा इसकी चर्चा हमने की थी। यस, तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। बिल्कुल ये भी सत्य कथन है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हो जाने पर मानवाधिकारों का वैश्विक घोषणा पत्र तैयार किया गया। अगला कथन देखिए बच्चों, तीसरा कथन है, 10 दिसंबर 1848 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में मानवाधिकारों का वैश्विक घोषणा पत्र बहुमत से पारित किया गया। क्या याद है आपको? 10 दिसंबर 1848 याद कीजिए बच्चों। मुझे लगता है आप लोगों को याद आ गया होगा कि क्या यह कथन सत्य है। 10 दिसंबर 1848 को यस मानवाधिकारों का वैश्विक घोषणा पत्र बहुमत से पारित किया गया था संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में। आपको याद आ गया होगा, तमाम बच्चों को उत्तर याद आ गया, अरे ये तो कथन असत्य है। तो बच्चों अगर ये कथन असत्य है तो सत्य क्या है? यस, अगर कथन असत्य है तो सत्य करके यानी सुधार के उसको लिखना है।
तो सत्य क्या होगा बच्चों? यस, 10 दिसंबर 1948। यहां पर क्या लिखा था? 10 दिसंबर 1848। तो बच्चों 10 दिसंबर 1848 नहीं, बल्कि 10 दिसंबर 1948, राइट। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा। यस, तो इस तरह से कथन को सत्य करके लिख देना है। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में मानवाधिकारों का वैश्विक घोषणा पत्र बहुमत से पारित किया गया। आइए बच्चों कथन और देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। बढ़ता औद्योगिकीकरण और ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता के कारण पर्यावरण के लिए खतरा निर्माण हो रहा है, ऐसा पर्यावरण विशेषज्ञों का मत था। उन कार्यकर्ताओं ने 22 अप्रैल 1970 को प्रथम वसुंधरा दिवस मनाया। तो क्या ये कथन सत्य है? बच्चों इसकी भी चर्चा हमने की थी, मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। तो चलिए मिला लीजिए। यस, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। चलिए बच्चों लास्ट में आ जाते हैं, जल्दी से एक कथन और देख लेते हैं। यस, तो चलिए आपके सामने स्क्रीन पर वातावरण प्रदूषित होने अथवा तेल या गैस का रिसाव होने के कारण पर्यावरण के लिए निर्माण होने वाला खतरा एक राष्ट्र तक सीमित नहीं रहता है। याद कीजिए बच्चों, यस इसकी भी चर्चा हमने की थी, तो आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यह कथन बिल्कुल सत्य है। वातावरण प्रदूषित होने वाले अथवा तेल या गैस का रिसाव होने के कारण पर्यावरण के लिए निर्माण होने वाला खतरा एक राष्ट्र तक सीमित नहीं रहता। इस बच्चों, तो चलिए बच्चों उम्मीद करते हैं कि इस पाठ को आपने यहाँ तक समझ लिया है। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।